आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री का पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है और पैरामीटर्स के बारे में थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है। तो नटशेल में अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस लॉ के हिसाब से द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम one form to another form of energy. Conversion of total energy of universe is conserved and it is transferred या transformed from one form to the another form. So total energy of universe is conserved and it is transformed from one form to the another form। कि यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। तो अब इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्रेस करने से पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नोन एज इंटरनल एनर्जी। इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल ई या कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किसी सिस्टम के लिए उसके मॉलिक्यूल में मौजूद सारी तरह की एनर्जीज के सम के बराबर होती है। फ्रेंड्स, कुछ तरह की एनर्जीज हमें पता है, जैसे काइनेटिक एनर्जीज, जिसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड की एनर्जी आती है और न्यूक्लियर एनर्जीज आती हैं। बहुत सारी तरह की एनर्जीज आती हैं टोटल एनर्जी के अंदर, टोटल इंटरनल एनर्जी के अंदर, जिसमें से कुछ एनर्जीज हमें पता है और कुछ एनर्जीज हमें अभी भी अनडिस्कवर्ड है,
हमें पता ही नहीं है कि ऐसी एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। तो जितनी भी नोन और अननोन टाइप की एनर्जीज हैं उन सब का सम इंटरनल एनर्जी कहलाता है, जिसको हम कैपिटल ई या कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। तो इसके बारे में लिखते हैं, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन it is sum of the all types of energies present in the system। सारी तरह की एनर्जीज का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटसेट्रा। तो मतलब जितनी तरह की एनर्जीज मॉलिक्यूल में पॉसिबल होंगी उन सभी का सम इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की अगर इवन है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, किसी पर्टिकुलर स्टेट पर सिस्टम की मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अगर इवन है और उसको क्यू हीट दी जाए तो क्यू हीट उस इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगी। क्यू हीट उस इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगी और उस पर अगर W वर्क किया जाए तो W वर्क भी ऐड हो जाएगा। तो अब नई इंटरनल एनर्जी में पुरानी इंटरनल एनर्जी प्लस हीट प्लस वर्क, ये चीजें ऐड हो करके नई इंटरनल एनर्जी E2 बना लेंगे। तो E2 इक्वल टू E1 प्लस क्यू प्लस W। नाउ तो E1 को इधर ले गए तो ये हो गया E2 माइनस E1 इक्वल टू क्यू प्लस W। E2 माइनस E1 को लिख सकते हैं डेल्टा E, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इक्वल्स टू क्यू प्लस W। तो यही है फ्रेंड्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। नाउ अब हम लोग आगे सोचते हैं इसके बारे में कि इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू डी ई। डिफरेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा डी ई
इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी ई इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म। नाउ अब हम लोग इंटरनल एनर्जी को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किसी स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने पर डिफाइन करते हैं। इफ सिस्टम गोज टू स्टेट 2 फ्रॉम स्टेट 1, अगर हमारा सिस्टम स्टेट 2 में जाता है स्टेट 1 से, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा ई इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एन इज नंबर ऑफ मोल present in the system, CV is called molar heat capacity at constant volume, and delta T is difference in temperature. Number of mole, molar heat capacity at constant volume, temperature difference, that is T2 minus T1. तो इसको जब हम CV को जब हम डिफाइन करते हैं तो आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, CV की वैल्यू अलग अलग तरह की गैस के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गैस मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक मतलब जो गैस सिंगल मॉलिक्यूल से, सिंगल एटम से मिलकर के बनी हुई है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो नोबल गैसेस हैं, ये सिंगल एटम का ही मॉलिक्यूल के रूप में पाई जाती है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 3/2R। अब बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। ऐसे मॉलिक्यूल जो लीनियर होते हैं ज्योमेट्री में, जैसे N2, O2, H2, ये सारे मॉलिक्यूल्स हमने बॉन्डिंग में देखा है, केमिकल बॉन्डिंग में देखा है कि ये सब लीनियर होते हैं। तो इनके लिए CV की वैल्यू होती है 5/2R। इनके लिए CV की वैल्यू होती है 5/2R। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो बड़े होते हैं, बेसिकली लीनियर मतलब छोटे मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मतलब बड़े मॉलिक्यूल। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जैसे आपका NO2 हो गया, SO2 हो गया, ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स, तो इनके लिए CV की वैल्यू जो होती है वो होती है 3R। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही, नंबर ऑफ एटम बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं CV की वैल्यू बढ़ती जा रही है, CV की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और इसके बढ़ने का कारण होता है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का इंक्रीज होना। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का इंक्रीज होना ही इसके CV के बढ़ने का कारण होता है। अब आगे समझते हैं कि इस CV की वैल्यू के साथ में हम लोग किस तरह से डील करेंगे, ये अपन आगे के सेशन में देखते हैं। नाउ अब वापस आते हैं, अब हीट की बात करते हैं। तो हीट को नापने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम C से डिनोट करते हैं। हीट कैपेसिटी को हम C से डिनोट करते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ heat required to increase
टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो इसको हम dQ/dt से भी डिनोट कर सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो डिनोटेड बाई dQ/dt, वेयर Q इज हीट and small t is temperature. Temperature can be in degree Celsius, also it can be in Kelvin. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है और टेम्परेचर केल्विन में भी हो सकता है। इसकी यूनिट, हीट की यूनिट होती है जूल और टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। So its unit can be joule per degree Celsius. So it is heat capacity. अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जिसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इसको स्मॉल c से डिनोट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी के नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इट रिगार्ड्स टू 1 मोल ऑफ सिस्टम। सिस्टम में अगर 1 मोल मौजूद है तो ही मोलर हीट कैपेसिटी पिक्चर में आएगी। तो हम लिख सकते हैं इट इज अमाउंट of heat required to increase temperature of 1 mole system by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो इट इज़ नथिंग बट dQ/dt, where Q is amount of heat, N is number of mole and T is temperature. dQ is differential amount of heat given, dt is differential amount of temperature increased. तो फ्रेंड्स, मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट आएगी जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। इट विल बी जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। नाउ अब बात करते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग टाइप की प्रोसेस हैं, जैसे हमने 4 फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में बताया था। 4 फंडामेंटल प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोबारिक प्रोसेस होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो इन चारों प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फ्रेंड्स dt की वैल्यू 0 होती है। dt की वैल्यू 0 होती है और dt की वैल्यू अगर 0 होती है तो मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू dQ/0। तो किसी हीट में 0 का डिवाइड कर दीजिए, किसी नंबर में 0 का डिवाइड कर दीजिए तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है।
तो इट विल बी इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। आगे है आइसोबारिक प्रोसेस। फ्रेंड्स, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट, और प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो इस मोलर हीट कैपेसिटी को हम Cp कह के रिप्रेजेंट करते हैं। Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिनोटेड बाय Cp। अगला है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में फ्रेंड्स वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिनोट कर सकते हैं Cv से। V स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अब Cv यही है जो हमने मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2R लिखा था, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 5/2R लिखा था, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3R लिखा था। अब अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जहां पर Q 0 होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो Q की वैल्यू 0 होती है। और Q की वैल्यू 0 होगी तो फ्रेंड्स dQ 0 हो जाएगा, और dQ अगर 0 होगा तो n dt की वैल्यू कुछ भी होने पर हमारी मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी विल बी 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एक और हीट कैपेसिटी का टर्म है जिसे कहते हैं सेंसिबल हीट कैपेसिटी। सेंसिबल हीट कैपेसिटी, उसको S से डिनोट करते हैं, सेंसिबल हीट कैपेसिटी को। इट इज dQ बाई m dt, मतलब amount of heat required to increase temperature of 1 gram system by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सिस्टम को के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम सेंसिबल हीट कैपेसिटी कहते हैं, या सेंसिबल हीट भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो दीज वर सिंपल definitions of some thermodynamic important objectives. Now we will come to the portion where we will solve some questions. Friends, now coming to the problem section. In adiabatic expansion, if initial temperature of system is T1 and final temperature is T2, which one will be more? कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T1 ज़्यादा होगा कि T2 ज़्यादा होगा? एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। उस प्रोसेस में इनिशियल टेम्परेचर T1 है
फाइनल टेम्परेचर T2 है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो बच्चों हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। सो Q इज इक्वल टू 0, हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड, तो Q इज इक्वल टू 0। और Q अगर 0 हो गया तो डेल्टा E की वैल्यू W के बराबर होगी। डेल्टा E की वैल्यू W के बराबर हो जाएगी अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। Q की वैल्यू 0 डालिए, देखिए डेल्टा E की वैल्यू W के इक्वल हो जाएगी। अब अगली चीज है, ये एक्सपेंशन है। तो फ्रेंड्स, एक्सपेंशन के लिए हमको पता है कि वर्क को हम निगेटिव काउंट करते हैं। एक्सपेंशन के केस में वर्क को हम निगेटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क हमारा होता है माइनस इंटीग्रल P dV, और एक्सपेंशन में dV जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एक्सपेंशन में dV जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और dV पॉजिटिव होगा तो वर्क हमारा निगेटिव हो जाएगा। वर्क हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो अगर वर्क निगेटिव होता है तो पक्की बात है डेल्टा E भी निगेटिव होगा। डेल्टा E इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट विल बी निगेटिव। और डेल्टा E कैन बी रिटन एज NCV डेल्टा T। तो NCV डेल्टा T इज नेगेटिव। तो इसका मतलब है डेल्टा T जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि N और CV तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। नंबर ऑफ मोल भी पॉजिटिव वैल्यू होती है और CV भी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है डेल्टा T नेगेटिव होगा। और डेल्टा T क्या होता है? डेल्टा T होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये निगेटिव है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर निगेटिव है, तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इज लेसर देन इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा। तो फ्रेंड्स, जब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कूलिंग। इसका मतलब होता है कूलिंग। तो फाइनल टेम्परेचर इज लेसर देन इनिशियल टेम्परेचर, देन इट इज नोन एज कूलिंग। तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो फाइनली टेम्परेचर विल डिक्रीज। इसका उल्टा भी वर्कआउट करते हैं कि अगर कंप्रेशन हो रहा होता, इसका एक और पार्ट करते हैं कि अगर कंप्रेशन हो रहा होता तो क्या होता। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम अपने स्कोप के लिए करते हैं इसे सॉल्व, कि अगर कंप्रेशन हो रहा होता, वॉल्यूम कम हो रहा होता तो कैसे करते। तो कंप्रेशन में फ्रेंड्स dV जो होगा वो निगेटिव होगा। dV जो होगा वो निगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। वर्क हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वर्क जो है माइनस B dV का इंटीग्रल होता है, और dV निगेटिव है तो वर्क हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और वर्क पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा E विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि Q तो 0 होगा। Q क्यों 0 होगा? क्योंकि प्रोसेस हमारी एडियाबैटिक है, इसलिए Q की वैल्यू 0 होगी। नाउ डेल्टा E इज NCV डेल्टा T, डेल्टा E इज NCV डेल्टा T।
इट इज पॉजिटिव, मतलब डेल्टा टी इज पॉजिटिव, और डेल्टा टी पॉजिटिव है तो T2 इज ग्रेटर देन T1। फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, इसी को हम कहते हैं हीटिंग। सो इट इज द केस ऑफ हीटिंग। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शंस, इनमें से कौन कौन स्टेट फंक्शन है? डेल्टा जी, डेल्टा ई, वर्क, डेल्टा एच, डेल्टा एस, क्यू, ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर दिए गए हैं। तो अब इसमें हम एक एक करके शॉर्ट आउट करते हैं कि कौन कौन से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स स्टेट फंक्शन होंगे और कौन कौन से स्टेट फंक्शन नहीं होंगे बल्कि पाथ फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहले डेल्टा जी। डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज always state function. So delta G is state function. Next one is delta E. Delta E is nothing but change in internal energy. So change in internal energy is again a state function. Change in internal energy is again a state function. Next is work. Work अगर हम रिवाइज करें तो ध्यान से समझिएगा, रिकॉल करिएगा कि वर्क जो होता है वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ पर डिपेंड करता है। इट इज अ पाथ फंक्शन। Work is the path function. Now delta H, change in enthalpy. H को कहते हैं enthalpy, और हमने पढ़ा था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में कि enthalpy is also state function. So enthalpy भी हमारी स्टेट फंक्शन हो गई है। इसके बाद बात करते हैं डेल्टा एस की, चेंज इन एंट्रोपी। फ्रेंड्स, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन होती है। अगली बात करते हैं क्यू की। क्यू हीट होती है, तो हीट इज अ पाथ फंक्शन। तो ये जो हमको दिए गए थे, इनमें डेल्टा जी स्टेट फंक्शन है, डेल्टा ई स्टेट फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है, डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एस स्टेट फंक्शन है, क्यू पाथ फंक्शन है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 इसमें स्टेट फंक्शन होंगे और 2 इसमें पाथ फंक्शंस होंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gas expands from 100 ml to 250 ml under a constant pressure of 2 atm. Calculate work done.
बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस हमको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो हम प्रोसेस को इरिवर्सिबल कहते हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम प्रोसेस को इरिवर्सिबल कहते हैं, और इरिवर्सिबल में वर्क इज डिफाइंड बाय माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल जो है ये बाहरी प्रेशर है, V2 जो है फाइनल वॉल्यूम है, V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है। नाउ अब हमारे पास सारे पैरामीटर्स गिवन है, तो हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो प्रेशर इज गिवन एज 2 atm, फाइनल वॉल्यूम इज 250 ml, लीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे। इनिशियल वॉल्यूम इज 100 ml, लीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे। सो इट विल बी -2 इंटू 0.25 माइनस 0.1, सो -2 इंटू 0.15, सो इट इज 0.3 atm लीटर, क्योंकि प्रेशर हमने atm में रखा है और वॉल्यूम को हमने लीटर में रखा है। तो ये वर्क की एक नई यूनिट हमारे सामने आ रही है, atm लीटर। इसको हम जूल में बदलने के लिए 101.3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट्स ऑल्सो इक्वल टू -0.3 इंटू 101.3 जूल, सो इट विल बी -30.39 joule. So this is work done 30.39 joule, but work done by the gas। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस को बताने के लिए हमें मालूम है कि गैस एक्सपेंड करेगी, तो वर्क डन बाय द गैस विल बी पॉजिटिव। अगर गैस हमारी प्रेशर डालेगी और फैलेगी तो गैस का द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव कहा जाएगा। तो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू 30.39 जूल। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर an isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas from 1 decimeter cube to 4 decimeter cube at 27 degree Celsius, calculate delta U, means इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस एक्सपेंड कर रही है 1 डेसीमीटर क्यूब से 4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम तक गैस एक्सपेंड कर रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मुझको पता करना है कि डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो डेल्टा यू या चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी NCV डेल्टा टी। ये हम पहले देख चुके हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी भी प्रोसेस में NCV डेल्टा टी के बराबर है।
और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब डेल्टा टी ज़ीरो हो गया, और डेल्टा टी अगर ज़ीरो हो गया तो डेल्टा यू भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो आज के सेशन में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सीखा और उस पर बेस कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आगे और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।